मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं और इनका क्या महत्व है ये पढ़ेंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम का निर्माण उसमें पाए जाने वाले जैविक और अजैविक पदार्थों के कारण होता है, ये हम सब जानते हैं। हम पहले के लेक्चर सुन चुके हैं। क्योंकि तो इकोसिस्टम को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी जगह, किसी भी एक एनवायरनमेंट में जैवीय और अजैवीय कारक का आपस का संबंध क्या है, इकोसिस्टम का निर्माण करता है। जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, माउंट इकोसिस्टम आदि। कुछ इकोसिस्टम के आपने नाम सुने हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट मुख्य रूप से हैं, जैसे कि एबायोटिक फैक्टर और दूसरे होते हैं बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं मतलब कि अजैवीय कारक, और बायोटिक फैक्टर यानी कि जैवीय कारक। तो प्लांट आदि जो हैं, प्लांट एनिमल वगैरह जैविक कारक हो जाएंगे या बायोटिक फैक्टर हो जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सूर्य प्रकाश है, टेम्परेचर है, मिट्टी है, ये और क्लाइमेट है, ये सारा एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा। अब जब हम एबायोटिक फैक्टर को पढ़ते हैं तो इसके हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो दो तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है फिजिकल फैक्टर और दूसरा होता है केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है भौतिक कारक और केमिकल फैक्टर का मतलब होता है रासायनिक कारक। तो अबायोटिक फैक्टर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, भौतिक और रासायनिक कारक में। लिख लेना बेटा आप लोग ये सब। तो फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है या भौतिक का, जिसको हम अनुभव करते हैं। तो अनुभव में जैसे क्या कहा हमने कि जैसे टेम्परेचर होती है, लाइट होती है, आर्द्रता है, प्रकाश है, इन सब को हम अनुभव करते हैं। तो ये फिजिकल फैक्टर में हो गए। और केमिकल फैक्टर में जैसे हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो होते हैं ये केमिकल फैक्टर होते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और जब ये अकार्बनिक पदार्थ जैविक कारकों के रूप में परिवर्तित होंगे तो ये कार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे। तो जैविक कारक जो हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और अजैविक कारक जो होंगे उसमें अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण होता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं फिर प्लांट या एनिमल के जीवन का हिस्सा होते हैं, या प्लांट और एनिमल का शरीर का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से होता है। जब प्लांट और एनिमल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तब उनमें से ये कार्बनिक पदार्थ जो हैं पुनः अकार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होकर वातावरण में फिर से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो ये हो गए जैविक कारक और अजैविक कारक। तो इन जैविक और अजैविक कारकों के कारण ही किसी इकोसिस्टम का अच्छी सुचारू रूप से निर्माण होकर वह चल सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ पीएच। अब हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर हम यहाँ पे मुख्य रूप से ले रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल फैक्टर है उनको हम बायोजियो केमिकल साइकिल के रूप में पढ़ाएंगे। तो अभी हम केवल फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर जो होंगे, इसमें पहली चीज़ आती है, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं पीएच। हम सभी जानते हैं कि पीएच जो होता है न्यूट्रल, एल्कलाइन और एसिडिक होता है। तो सामान्य रूप से किसी भी फिजिकल फैक्टर की बात करें, अगर हम किसी भी अजैविक कारकों की बात करें, तो सबकी उपलब्धता एक निश्चित मात्रा में होगी तो प्लांट और एनिमल अच्छी तरह से विकसित होंगे। और अगर उससे ज़्यादा या कम होती है तो उनके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हम कहते हैं, निर्धारित टेम्परेचर कहते हैं। तो अधिकतर प्लांट और एनिमल के लिए जो निर्धारित टेम्परेचर है जिसमें वो अच्छी तरह से रह सकते हैं, वो होता है पीएच 6 से लेके 7.5 तक का। इसमें सारे प्लांट और एनिमल अच्छी तरह से रह सकते हैं, परंतु इसके अपवाद स्वरूप बहुत सारी ऐसी वेजिटेशन है या बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको एल्कलाइन या एसिडिक कंडीशन चाहिए रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, मक्के की खेती करना हो हमको या पाइनएप्पल ग्रो करना है, तो एसिडिक कंडीशन जो होती है बहुत सूटेबल होती है इनके लिए। इसी तरह से अगर हमको नारियल की ग्रोथ कर, नारियल का विकास, नारियल के पेड़ लगाना है, तो एल्कलाइन कंडीशन जो होगी वो बहुत सूटेबल होगी। और आजकल एल्कलाइन का ज़माना चल रहा है, आपने सुना है कि बॉडी को एल्कलाइन रखना है विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए। इसीलिए हम जब कहते हैं ना कि कोकोनट जो होता है उसका पानी जो होता है बहुत सूटेबल है, और स्पेशली इस कोविड के समय में। तो एल्कलाइन कंडीशन कुछ के लिए सूटेबल होगी, कुछ के लिए एसिडिक, और अधिकतर के लिए पीएच जो होगा न्यूट्रल के आसपास वाला सबसे सूटेबल होता है।
इसी तरह से जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो सारे प्लांट और एनिमल के लिए एक निश्चित टेम्परेचर बना हुआ है। इस टेम्परेचर पे वो जो है अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है प्लांट और एनिमल के लिए सूटेबल है, पर एनिमल की के वर्गीकरण के अनुसार या एनिमल्स के क्वालिटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के एनिमल होते हैं। एक होते हैं पोइकिलोथर्म्स और दूसरे होते हैं होमोथर्म। तो पोइकिलोथर्म का मतलब होता है, पोइकिलो का मतलब होता है कि विभिन्न। तो इनका मतलब क्या होगा कि जब इनका टेम्परेचर जो होगा वातावरण के अनुसार प्रभावित होता है। अगर वातावरण का टेम्परेचर कम है तो इनके शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और वातावरण का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल पोइकिलोथर्म्स कहलाते हैं। और होमोथर्म्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनका टेम्परेचर वातावरण के आधार से प्रभावित नहीं होता, जैसे कि हमारा टेम्परेचर है। हम होमोथर्म्स में आते हैं, तो हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये निश्चित बना रहता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर हम किसी बीमारी का संकेत मानते हैं। तो जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं ये, अब क्योंकि इनका टेम्परेचर पानी बहुत ठंडा हुआ तो इनका शरीर का ठंडा मतलब टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, और बहुत गर्मी हुई तो बहुत गर्म हो जाएगा। तो ऐसे एनिमल को सर्वाइवल के लिए क्या होता है, जब बहुत ठंड का मौसम हो या बहुत गर्मी का मौसम हो तो इनमें निष्क्रियता देखी जाती है। जैसे कि हम अगर छिपकली की बात करें तो आप देखोगे ठंड में ये दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि ये क्या चली जाती है इस समय में, हाइबरनेशन में चली जाती है। अर्थात क्या होगा, ये निष्क्रिय अवस्था में कहीं घुस जाती है, जैसे कि मिट्टी आदि में घुस के, या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ इसके टेम्परेचर पे कम प्रभाव पड़े। और फिर जब सूटेबल टेम्परेचर होगा इनका तो उसके आधार पर ये बाहर निकल कर फिर अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनमें निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, जिसको हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कहते हैं, देखा जाता है। अब होमोथर्म्स की जब हम बात करते हैं तो होमोथर्म्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टीनो और दूसरे होते हैं यूरो। स्टीनो यानी छोटे रेंज को, जैसे बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, इनका टेम्परेचर तो निश्चित है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा, परंतु अगर बहुत ज़्यादा परिवर्तन वातावरण में होगा तो ये सह नहीं सकते और ये मर जाएंगे। परंतु हमारे, और जैसे टाइगर का एग्जाम्पल लें तो हम यूरो, EURO यूरोथर्म्स कहलाते हैं। अर्थात हम ये अधिक परिवर्तन, टेम्परेचर के अधिक परिवर्तन को सह लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन को हम भी नहीं सह सकते हैं। पर वाइड रेंज को अगर हम सह सकते हैं, जैसे अगर हम देखें, हम बहुत ठंड में हमारे यहाँ का टेम्परेचर जब 3 भी हो जाता तब भी हम सर्वाइव करते हैं, और गर्मियों में जब हमारा टेम्परेचर 50 हो जाता तब भी हम रह पाते हैं, तो हम कहलाएंगे यूरोथर्म्स। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी। बेसिक हम क्या पढ़ रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं। और एबायोटिक फैक्टर के मुख्य रूप से हम कौन से कारक पढ़ेंगे, फिजिकल फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल फैक्टर यानी भौतिक कारक होते हैं, जिसमें लाइट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, pH आदि वगैरह आते हैं। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे और उसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाओगे, तो आपका बेसिक एबायोटिक फैक्टर के पूरे फिजिकल फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और केमिकल फैक्टर के लिए हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट चीज़ आती है लाइट इंटेंसिटी आएगी। तो लाइट इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सूर्य की कितनी ऊष्मा है, सूर्य कितना तेज चमक रहा है। आप देखते हो कभी सूर्य मध्यम होता, कभी सूर्य तेज होता है। तो लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी और साथ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी बहुत अच्छे से करते हैं। इसीलिए हम जब कहते हैं गर्म वाली जगह जो होती हैं और जहाँ पे पानी भी अच्छा गिरता है, वहाँ प्लांट का विकास बहुत अच्छा होता है। तो बड़े बड़े घने जंगल जो होते हैं इन जगहों पे पाए जाएंगे, जैसे जहाँ पे गर्मी भी होती है और पानी भी बहुत गिरता है। तो ये जो लाइट इंटेंसिटी जो है ये मुख्य रूप से किसके, प्लांट की क्रियाओं को प्रभावित करती है। और इसके अलावा हम भी देखते हैं सूर्य प्रकाश अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या होगा, विटामिन डी की अनुपस्थिति होने लगेगी। परंतु हमें बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्लांट। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर किसी एक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो अगर मान लो वहाँ पे अच्छा पानी गिरता है और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ बड़े पेड़ विकसित होंगे। और जब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ इनकी पत्तियाँ और तने फैले रहते हैं, तो ये पूरा एक कैनोपी बना लेते हैं। कैनोपी का मतलब जैसे अपन कह सकते हैं, अगर हम पूरा आच्छादित कर देते हैं, उस जगह को पूरा कवर कर देते हैं। तो जब ये पूरा कवर कर देते हैं तो नीचे की तरफ, जैसे अपन कहते हैं ना पेड़ के नीचे छाया होती है, तो इनके नीचे छाया होगी। तो यहाँ पे विकसित होने वाले जो प्लांट होंगे इन पेड़ों के नीचे, वो छाया में विकसित होने वाले पेड़ होंगे, जैसे कि फर्न्स वगैरह। तो इस तरह से
ये एनिमल मतलब अलग अलग तरह की प्लांट वैरायटी होगी और एनिमल वैरायटी होगी, जिसको बहुत लाइट चाहिए या बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए। तो कुछ एनिमल जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको डार्क एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, ये बहुत ज़्यादा प्रकाश को सह नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स जो होते हैं उनकी सहन शक्ति लाइट के लिए अलग अलग हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो होती है, हम जानते हैं आर्द्रता। तो गर्मी के बरसात के दिनों में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। हमने देखा हमें कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है, हमें बहुत गर्मी लगती है क्योंकि हमारा पसीना सूखता नहीं है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है ये प्लांट के आस्पेक्ट से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जिस समय मान लो पानी गिरता है तो हमने देखा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ह्यूमिडिटी होने का से क्या होगा, प्लांट में इवोपरेशन कम होगा, तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन कम होता है, उनमें से उससे उत्सवेदन जो होता है कम होगा। मगर हमारे शरीर में हमारा क्योंकि उत्सवेदन कम हो रहा है, हमारी बॉडी में से पसीना तो आ रहा, पसीना मगर इवोपरेट नहीं हो पा रहा, तो हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी। इसके अलावा तो ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई लाइट की अलग अलग आवश्यकता है, ह्यूमिडिटी की आवश्यकता भी अलग अलग है। ह्यूमिडिटी का एनवायरनमेंट प्लांट के लिए अच्छा होता है पर एनिमल के लिए थोड़ा असहनीय हो जाता है। और ह्यूमिडिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमिडिटी जो होती है रात के समय ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिन। तो दिन के, क्योंकि दिन में सूर्य प्रकाश है तो कुछ ना कुछ पानी तो इवोपरेट होगा, परंतु गर्मी जो होगी रात को ज़्यादा बढ़ेगी जब उमस जिसको हम कहते हैं ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको जो बिल्कुल भी पानी की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर मान लो ये कंट्रोलिंग नहीं कर पाते, इनके से इवोपरेशन वगैरह नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को ऐसी जगह पे रखते हैं जो ठंडी जगह हो और कूल हो और डैम्प हो। डैम्प का मतलब अंधेरे होते हैं। तो अर्थवर्म वगैरह जो होता है अंधेरा प्रेफर करते हैं और ऐसी जगह पे ज़्यादा रहते हैं जहाँ इनके शरीर से पानी का लॉस कम से कम हो। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब एक और पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है जिसको हम लोग पहले लाइट इंटेंसिटी पे आएंगे। ह्यूमिडिटी के बाद हम बताते हैं लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब वही लाइट इंटेंसिटी हम एक बार बता चुके हैं, फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो लाइट इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि सूर्य का प्रकाश कितना कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पर एनिमल या प्लांट अपने प्रेफरेंस को ले लेते हैं कि कितना उनको, जैसे मान लो सूर्य प्रकाश ज़्यादा नहीं चाहिए तो वो छुप के रहेंगे। जैसे हम ही बहुत गर्मी में नहीं रह सकते तो हम छाएं ढूंढते हैं ना, परंतु प्लांट तो लगे हैं बेचारे, तो वो प्लांट जो होंगे वो अधिक सूर्य प्रकाश को लेते हैं और अपनी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग एनिमल रहेंगे। फिर इसके बाद ह्यूमिडिटी, तो कुछ को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, कुछ को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रॉग एनिमल वगैरह जो होते हैं, क्योंकि इनके शरीर से इवोपरेशन नहीं हो पाता या इनके शरीर में ये क्षमता नहीं है कि अपने पानी को रोक सकें, तो ये ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पे इनका शरीर जो होता है उससे पानी का लॉस कम हो। तो ह्यूमिडिटी प्लांट और एनिमल दोनों के लिए अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। प्लांट में ट्रांसक्रिप्शन कम होता है और एनिमल में जो होता है इवोपरेशन कम होता है, वाटर इवोपरेशन कम होगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी पसीना आएगा मगर पसीना उड़ेगा नहीं। इस तरह से ह्यूमिडिटी का अलग प्रभाव होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो क्लाइमेट पे। तो माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो वर्ड यानी स्मॉल और क्लाइमेट यानी हम जानते हैं जलवायु। तो माइक्रो क्लाइमेट जो होती है ये मुख्य रूप से प्रेफर करते हैं हम कहाँ पे, जैसे कि मान लो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके आसपास जो इकट्ठी मिट्टी में पत्तियाँ वगैरह जो गिर जाती हैं, ये पत्तियाँ वगैरह इकट्ठा होने के बाद इनके नीचे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है या ह्यूमिडिटी रहती है, टेम्परेचर कम रहता है। तो यहाँ पे ऐसी जगहों पे कुछ विशेष इंसेक्ट्स या छोटे छोटे प्लांट ग्रो होते हैं और ये बनाते हैं वहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट। तो इस क्लाइमेट में रहने वाले जो होंगे उनका टेम्परेचर, उनकी सॉइल और उनकी सब कुछ जो होगी वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो माइक्रो क्लाइमेट हमेशा छोटी क्लाइमेट होती है और एक विशेष जगह पे, स्पेशली पेड़ों के तने के नीचे वगैरह ये डेवलप होती है। या कई बार हम देखते हैं कि किसी छोटी सी जगह में अगर गंदगी इकट्ठी है तो उसके वहाँ पे जो इकट्ठा होने के बाद वहाँ का टेम्परेचर उस जगह का बिल्कुल बदल जाता है और वहाँ पे जीवित जो है वो जीवित एनिमल या प्लांट हैं वो माइक्रो क्लाइमेट कहलाते हैं और उसमें वो सर्वाइव करते हैं। तो हमारे दिमाग में मुख्य रूप से रखना है कि बड़े पेड़ों की छाए के नीचे जो बहुत सारी मिट्टी गंदगी इकट्ठी होती है उसमें रहने वाले जीव जो होते हैं वो माइक्रो क्लाइमेट में रहने वाले जीव कहलाएंगे और ये उसी में सर्वाइव करते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक और पॉइंट आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है शेप ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी का आकार किस तरह से है। अब हम पृथ्वी सोचेंगे तो पृथ्वी से गोल नहीं सोच रहे कि पृथ्वी का पूरा हम ले रहे हैं, ग्लोब की बात कर रहे हैं, नहीं। हम देखते हैं कहीं पे हमें दिखते हैं क्या चीज़, पहाड़ दिखते हैं, कहीं ढलान दिखती है ना, कहीं पे हमें रेगिस्तान दिखता है। तो जो पृथ्वी की का शेप जो है उसके आधार पे वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल होंगे, और किस तरह का शेप है, किस तरह का आधार जो होता है प्लांट और एनिमल के लिए उपयोगी होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो टोपोग्राफी में हमने सबसे पहला वर्ड लिखा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। ऊंचाई में जैसे अगर हम पहाड़ पे जाएं, पहाड़ की बहुत ऊंचाई पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा, हेयर ह्यूमिडिटी भी कम होगी। तो इस जगह पे पाए जाने मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण, हवा कम होने के कारण यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो होंगे बहुत कम होंगे। केवल ऐसे ही ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे जो इस वातावरण में सर्वाइव कर सके। तो बहुत स्कार्सी यानी बहुत कम मात्रा में प्लांट या एनिमल पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। इसके बाद दूसरा वर्ड आता है ग्रेडियंट या स्लोप। तो आप पहाड़ से जब नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, ढलान होगी। तो ढलान में जब पानी नहीं रुकेगा तो वहाँ पे विकास नहीं हो सकता। पर उसी ढलान के बीच बीच में क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो खेती करते भी देखते होगे आपने, टेरेस गार्डनिंग का नाम भी सुना होगा। ये जो सीढ़ी नुमा गार्डनिंग करते हैं, इनको स्टेयर्स बनाते हैं और उसमें विकास करते हैं। और कई जगह पे क्या होता है, जब हम स्लोप देखते हैं तो वहाँ पे समतल ज़मीन भी होती है। तो जब समतल ज़मीन होती है किसी जगह पे, फ्लैट एरिया होता है, तो पानी वहाँ पे रुक जाता है। और पानी रुक जाएगा अगर, तो उस जगह पे क्या होगा, विकास अच्छी तरह से होता है। तो दोनों जो होंगे विकास कर सकते हैं। पर अगर मान लो वहाँ पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है, तो और पानी जब ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो वो किसी भी तरह से फ्लैट एरिया में अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो ना प्लांट वहाँ ग्रो कर पाएंगे ना एनिमल। जैसे बाढ़ की स्थिति वगैरह में ना प्लांट एंड एनिमल कोई भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब हम यहाँ पे इन जनरल देखें तो रेगिस्तान वगैरह जहाँ होते हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ लाइट होती है और जहाँ पे बहुत तेज़ सनलाइट होती है, तो ऐसी जगह पे भी प्लांट और एनिमल का सर्वाइवल जो होता है बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे विकास कम होता है। तो यहाँ पे जब विकसित होने वाले प्लांट और एनिमल इस तरह की जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे उन पे कम लाइट और कम हवा का प्रभाव पड़े, तो ये फिर वहाँ पे विकास कर पाते हैं। तथा इनमें अपने शरीर में इस तरह के एडाप्टेशन भी ये विकसित कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा हवा का इन पे प्रभाव ना पड़े। जैसे कि अगर हम कैक्टस की बात करते हैं तो इन जगहों पे ये इस तरह के प्लांट जो हैं वो डेवलप होंगे। तो ये हमने पढ़ा, टोपोग्राफी के बारे में बताया। तो यहाँ पे हमने आपको पूरा एक डिस्कशन करके छोटी छोटी सी बातों को कवर करने की कोशिश की है कि टोपोग्राफी क्या है, माइक्रो क्लाइमेट क्या है, इन सब के बारे में बताया है। तो अभी हमने यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर के पूरे फिजिकल फैक्टर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और अब आपको क्योंकि एबायोटिक फैक्टर पढ़ना है तो हमें, जैसे हमने सॉइल वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में क्योंकि ये नहीं आता है, नहीं तो एक एक फैक्टर को हमें डिस्क्राइब करना पड़ता है कि मिट्टी कैसी होती है, दोमट मिट्टी कैसी होगी, फलानी मिट्टी कैसी होगी। तो उतना सारा डिटेल हमें चाहिए नहीं है। तो हम बिल्कुल बेसिक हम एबायोटिक फैक्टर के बारे में यहाँ पे हमने क्लास ली है। अब एमएससी क्लास के लिए अगर लगेगा तो मैं एक एक फैक्टर को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी, पर बीएससी की क्लास के लिए आपके इतना सफिशिएंट है। तो अगर आपने इतना समझ लिया है कि फिजिकल फैक्टर कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, और जितना हमने क्लास में बताया उसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपका एक फुल नोट एबायोटिक फैक्टर के लिए तैयार हो जाएगा। आप बिल्कुल पॉइंट वाइज इन चीज़ों को नोट करते जाना जो हमने अभी बताया है। और अगर मान लो आपको पीपीटी में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी तो उसको हम रिवाइज कर देंगे और फिर इसके बाद हम आपको एमसीक्यू देंगे। अगर उनको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत अच्छे से पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको आज पूरा एबायोटिक फैक्टर के बारे में बताया है। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड लिसनिंग मी। अब इसके बाद हम आगे का बायोटिक फैक्टर पढ़ेंगे। ओके।